बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510। तो कुछ लॉस फंक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेसन नंबर 8। टोटल क्वालिटी पैराडायग्राम्स और अडॉप्टिंग अ टोटल क्वालिटी फिलॉसफी। तो जिसके अंदर वो बात कर रहा है कि जो टोटल क्वालिटी का फ़लसफ़ा है ना, इसको अपनाने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो डिज़ाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया था, वर्क प्रोसेसेस थे, और उसके साथ साथ जो कल्चरल थी ना, और कह लें कि उसके अंदर जो सकाफती और नुमाया तब्दीलियों की ज़रूरत थी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। कुछ उन्होंने फिर इसके अंदर क्वालिटी टूल्स इस्तेमाल किए, यूज़ किए, ठीक है, स्टैटिकल प्रोसेस टूल किए, यूज़ किए। फिर सिक्स सिग्मा, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जी एक अप्रोच है जिसके अंदर हम PPM पार्ट पर मिलियन का जो कंसेप्ट है वो लेते हैं। तो इसके ऊपर बात हुई है। तो कहता है कि लेकिन इन तमाम जो हमारे प्रोसेसेस थे और जो कल्चरल थे ना, तो बुनियादी ज़रूरियात के अंदर तब्दीलियाँ नहीं की गई। ठीक है। अच्छा जी। और उसमें अंदर वो बात कर रहा है कि हमारे जितने भी टूल्स हैं, तो इट इज़ ईजी टू फोकस ऑन टूल्स। जितने भी इसके अंदर टूल्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होती है, ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। बट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड अचीव द नेसेसरी चेंजेस इन ह्यूमन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कि उन्होंने इसके ऊपर करके जो हमारे रवैये है, हमारे जो बिहेवियर है, उसको जो कह लें कि उसके अंदर जो होने वाली ज़रूरी जो चेंजिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है इस तरीके के साथ। तो दूसरे उन्होंने इस अमल के इस तरती अमल का इख्तियार किया कि जिसमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, ठीक है ना, और उसकी जो कल्चरल है, हमारा जो कल्चर है जिसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी। तो वो इसके अंदर शामिल हैं। फिर कहते हैं कि इसके अंदर फिर हमने एरर प्रूफिंग करनी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, इम्प्रूवमेंट इफेक्ट है वो उसके अंदर हमने लेके आना है, मुसलसल बेहतरी की कोशिशों में शामिल करनी है। मगर इस काम को हमने करने के लिए ना हम काफ़ी हद तक फेल रहे हैं, ठीक है ना, टू इनकॉर्पोरेट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मगर जो ये चेंजिंग्स हम चाह रहे थे, जो हमारा टारगेट था, उसको अचीव करने में हम फ़िलहाल तो फेल थे इसके अंदर, उसको हम टारगेट को पूरा नहीं कर सके। फिर भी दीगर कंपनियों ने मसाइल को हल करने के लिए मुश्किल बेहतरी पर तवज्जो दी। बहुत सारी कंपनियों ने इसके ऊपर फिर तवज्जो भी दी, लेकिन इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने में वो भी मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर सके। कहीं ना कहीं उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर कस्टमर के लिए वाकई अहम है, अगर इसके ऊपर हम चेंजिंग करें तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अहम यूज़ है। अगर चाहे इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी तो महदूद बेहतरी का एहसास होगा, लेकिन जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुकम्मल तफहीम ना होने की वजह से कुल मेयार जो हमारा टोटल क्वालिटी है ना, मुकम्मल सलाहियत मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो गई। उसको अंडरस्टैंड करने में वो कह लें कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर कहता है कि जी सिंगल अप्रोच है इसके अंदर के एक नुक्ता नज़र, जैसे दादोशुमार हमारे जो स्टेटिकल टूल्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी बिहेवियरल चेंजिंग है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या इन मसाइल को हल करने के लिए कलील मुद्दती जो हमारे पास शॉर्ट टर्म जो हमारे पास है ना, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस है, वो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं कि हम कम वक्त में मतलब स्टैटिकल टूल का भी इस्तेमाल कर लें, बिहेवियरल चेंज का भी हम पढ़ लें, इंसानी रवैये जो है उसके मतलब भी हमें ज़्यादा इल्म हो जाए। फिर हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रूट काज डिफाइन करने हैं, इन चीज़ों को भी हम बहुत कम असरे में ये हासिल कर लें, हमारी ये सोच है। लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बेहतर काम नहीं करता। जो टोटल क्वालिटी के लिए एक जामे कोशिश की ज़रूरत है, और तमाम तरीक़ों पर उम्मीद है, सोच में मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। मतलब जो भी हमारी आजकल जो उस वक्त की सोच थी, उसको ऊपर कह रहे थे टोटल चेंज करने की ज़रूरत थी। फिर जितने भी टूल्स का नया मजमूआ नहीं, बल्कि टोटल क्वालिटी के लिए रहनुमाई के असूलों का एक मजमूआ दरकार था। कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हमने समझने के लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा जो रहनुमाई के प्रिंसिपल थे ना, उसको समझने का हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, उसके अंदर वो बात करता है कि जी क्वालिटी गुरुस थे ना हमारे, डैमिंग है, जोरन है, ग्रॉसबी है, इशिकावा है, टगुची है। तो बहुत से मेयार के गुरुओं ने इसके असूलों को फ़रोग दिया। मैश इसके अंदर जो उन्होंने मेजरमेंट्स थी ये वाली,
इसके अंदर जी मैनेजिंग है, इम्प्रूविंग है क्वालिटी एंड परफॉर्म द इम्पैक्ट ऑफ द काउंटलेस मैनेजर्स एंड इंटायर कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। तो मैश इंतजाम और मेयार को बेहतर बनाने के लिए इनकी बसीरत का दुनिया भर के लातादाद मैनेजर्स और पूरी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत गहरा असर पड़ा। अच्छा, वो कहता है कि डिफाइनिंग द क्वालिटी एज अ लॉस फंक्शन, ठीक, क्वालिटी को हमने एज अ लॉस फंक्शन डिफाइन करना है। अच्छा, तो कोची ने उनसे 86 में तजवीज़ किया कि बढ़ती हुई जो हमारी है ना ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अप्रोच है टू क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कन्फॉर्मेलिटी एंड टर्म्स ऑफ अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन की, हम अगर क्वालिटी की जितनी डिमांड बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो इसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिकेशन है जो अपर और लोअर लिमिट के अंदर वर्किंग कर रही हो उसकी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि स्टील का एक राड हम ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने ग्राइंडिंग का प्रोसेस करना है, ठीक है जी, उसकी लेंथ के ऊपर हमने ग्राइंडिंग का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके अंदर हमने ना टॉलरेंस दे दी है जी 0.10 की, ठीक है। 6 उसका डाया है, ऑटो डाया है, तो उसके अंदर 0.10 की उसने एक आपने 0.1 की उन्होंने टॉलरेंस दे दी है। तो दिस अप्रोच टेंड्स टू अलाउ द कंपनी वेरिएशन विद द रेंज। वो कहता है कि आपने इसी रेंज के अंदर जिसकी आपने ग्राइंडिंग करनी है, जो भी प्रोसेस आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है, अगर तो वो लेट्स सपोज हमारी जो ये रेंज है ना 0.5.9 से लेकर ना 6.1 तक है, मतलब 0.6 उसका स्टैंडर्ड साइज है। मिनिमम आप उसको जो हम लो स्टैंडर्ड पे लेके आ सकते हैं ना वो 5.9 है, जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड है वो 6.1 है, इसके दरमियान आपने इस पर वर्किंग करनी है। तो अगर तो हम इसके ऊपर बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है विद इन द रेंज 6 की आगे पीछे रहते हैं, मतलब 6.1 पे 6.05 पे चला जा रहा है, या हमारे पास जा रहा है 5.98 पे जा रहा है, तो वहाँ पे हमारी जो रेंज है वो बेहतरीन है, गुड है, ठीक है। तो या फिर हम दूसरी साइड पे कहते हैं कि आप राइट या लेफ्ट किसी भी एक साइड पर जाएंगे तो वो क्या होगा, हमें वो सिंपल सी बात, हम स्पेक के जो है ना अपर या लोअर लिमिट के पास पास चले जाएंगे तो हमें वहाँ पे ये डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर तो हम उसकी मिडल पॉइंट के ऊपर 6 के ऊपर ही रह के वर्किंग करेंगे देन हमारी जो भी प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ हो रही है उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी हमारी स्टैंडर्ड के अंदर पूरी पूरी उतरेगी। फिर इसके अंदर वो बात कर रहा है कि मोटरोला की कंपनी का 1980 के मोटरोला की कंपनी ने इसके ऊपर कुछ वर्किंग की, एक मीटर था, उन्होंने कहा कि जी हमने ये कंपेन शुरू की कार्ड 6 सिग्मा के नाम पे। उन्होंने कहा कि हमने ना जो भी हम चीज़ तैयार कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स को हमने कंट्रोल करना है, डाउन करना है। उन्होंने 3.5 डिफेक्ट्स पर मिलियन वो लेके आए कि उन्होंने मिलियंस के अंदर से 3.4, मतलब 1 मिलियन अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है, 3.4 डिफेक्टेड जो है उनकी आइटम थी, प्रोडक्ट थी, वो निकल रही थी। मतलब उनका जो उसके अंदर रेट था ना, इसका डिफेक्ट रेट था, वो हमारे पास आ रहा था 99.999966% के ऊपर वो फॉल कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे उसने ना तो कोची लॉस फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे इसने शो किया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने स्टील के राड की बात की थी 6.0 उसका स्टैंडर्ड साइज था, उसके अंदर वो कह रहा था कि 0.1 आपने प्लस माइनस की टॉलरेंस देनी है। तो अगर इसमें प्लस करते हैं तो यूएसएल आपकी अपर स्पेक लिमिट आ जाती है, उसकी यूएसएल को पढ़ना है अपर स्पेक लिमिट, और एल एस आपने पढ़ना है जी एल एस एल को लोअर स्पेक लिमिट। इसके दरमियान कह रहा है कि अगर हम इस जगह के ऊपर जो हमारा टारगेट है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे देन हमारी प्रोडक्ट जो भी हमारी जो भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त उसकी क्वालिटी होगी, स्टैंडर्ड से बिल्कुल मीट कर रही होगी, स्टैंडर्ड के पास पास होगी। क्योंकि कोई भी हम चीज़ बना रहे होते हैं, मोस्टली ऑटोमोबाइल के अंदर कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो वो किसी दूसरे पेयर के साथ उसकी फिटमेंट होनी होती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ 6.1 के करीब हम कोई चीज़ बना रहे हैं जो इसके साथ इसने जाके फिट होना होता है, लेट्स सपोज अगर वो भी ये मैक्सिमम पे बन गई है वो मिनिमम पे बन जाएगी, तो क्या होगा, आपस में फिटिंग नहीं हो पाएगी, लूज का वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक मैक्सिमम पे एक मिनिमम पे है, ठीक है। और फिट भी होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए टाइम के लिए वो नहीं चल पाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अगर ये हमारे पास हम मिड पॉइंट पे बन रही है तो क्या होगा, मिड पॉइंट पे बनने में हमें कभी भी अपनी रिजेक्शन या हमें कह लें कि क्वालिटी इश्यूज का इसके अंदर नहीं आ सकते। बस ये उसके अंदर वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। फिर आ जाता है डैमिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। जो डैमिंग की मैनेजमेंट फिलॉसफी है तो उसके ऊपर वो फिर नेक्स्ट आ गया है जी। उसमें कहता है कि डैमिंग को जो है ना स्टेटिकल जो था ना वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर महारत हासिल थी।
तो उन्होंने एज ए कह लें कि शुमारियाती जो माहिरीन की हैसियत से तरबियत दी गई थी। और आपने 1920 से लेकर 1930 की दहाई में, 1920 से लेकर 1930 की दहाई में दादा शुमार जो स्टैटिकल टूल और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए अहम दौर के दौरान वेस्टिंग इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर दिया। मगर इस दौर के दौरान उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कंपनी में भी काम किया, यानी कि दूसरी जंग अजीम की बात है। उन्होंने दफाई जो कोशों को भी तेज़ किया, उसके साथ उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के कोर्सेज भी सिखाए। अच्छा, डैमिंग ने ना रियासत मुत्तहदा में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग को तलीम दिया। आपके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी थे, उसमें कह लें कि आला इंतजामिया तक नहीं पहुँच सकी। तो जंग के बाद डैमिंग ने दादोशुमार के मेयार को काबू करने के तसव्वुरात के लिए जापान बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने फिर जापान में भी बुलाया गया। तो वहाँ आला मैनेजर के जो उन्होंने सीखने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने तकरीबन कह लें कि एग्जेक्टिव को ना मुखातब किया, मतलब उनको उन्होंने इस हिसाब से ट्रेनिंग भी दी है। और मजमूई तौर पर काउंटिंग 80% जो दारुल हुकूमत ठीक है ना, उनकी हुकूमत में नाराज थे, मतलब मोस्टली लोग उनसे कह लें कि नाराज थे वहाँ पे भी। इन्होंने डैमिंग के पैगाम को कबूल किया और अपनी संतों को तब्दील कर दिया। अपनी हुकूमत के लोगों को नाराज़ होने के बावजूद भी जापानी लोगों ने डेमिंग साहब को आने के लिए उन्होंने राज़ी किया। और उन्होंने कहा कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के हेड्स हैं, जो टॉप मैनेजर्स हैं, आप उनको इस हवाले से ट्रेन करें। इनको मतलब जो भी स्टैटिकल आपके पास इलम है, स्टैटिकल ट्रेनिंग है, टूल्स का आपके पास इलम है, आगे इनको मुंतकिल करें। तो 1970 की दहाई के वक्त में जापानी मसनूआत का मेयार मगरबी मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब ये 1920-30 की बात है जब इसके ऊपर वर्किंग शुरू की, और 1970 में इसका फिर कह लें कि जो फल आना शुरू हो गया। उन्होंने आपकी जो वेस्टर्न जो मैन्युफैक्चरिंग थी ना, उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि जी इनका एक अपना स्टैंडर्ड बन गया, एक नाम बन गया। जो जापानी कंपनियों ने मगरबी मंडियों में खासी दखलंदाजी शुरू कर दी। इसी वजह से क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव थी, लोग जापानी चीज़ का नाम ही काफ़ी होता है, वो कहते थे जापानी चीज़ है, ठीक है इसको आप परचेज कर लें क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये वर्किंग बहुत अच्छी करती है, एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो फिर डैमिंग जापानियों को मेयार का दर्स देता था। और इशिकावा जो डैमिंग का तालिब इल्म था, बेसिकली इसके अंदर एक और पॉइंट है जो कह लें, इशिकावा वाज द डैमिंग स्टूडेंट। इशिकावा डैमिंग के स्टूडेंट थे, मगर अमेरिकन ने इनको इनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो अमेरिकन चल रहा है ना इनकी इंडस्ट्रीज के अंदर, जिस कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वही ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जापानीज़ के पीछे लगने की। तो उसका फिर नुकसान क्या हुआ कि जापानियों ने अमेरिकन की जो थी ना मार्केट को भी बीट किया, उसके अंदर अपना नाम पैदा शुरू किया, बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ जाती है जी जिंजी तगोची क्वालिटी लॉस फंक्शन है जी, उसके अंदर आया था लॉस फंक्शन का। अच्छा जी, क्वालिटी जो लॉस फंक्शन है ना, सार्फिन मोस्टली जो हमारे कस्टमर थे ना, इसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन थी इंक्रीज होना शुरू हो गई कि लोग मतलब समझते थे कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो इनको जो भी क्वालिटी का मेयार है वो पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिर कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, इसकी परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर भी टारगेट सेट करेंगे, हमारे अहदाफ होंगे, ताकि हमने अपनी कारकर्दगी जो डाउन हो रही है ना, इसको हमने इंक्रीज़ करके लेके जाना है। यकसा तौर पर कीमतों में इजाफे के लिए मालियत देता था। मतलब उन्होंने कहा कि हम जो भी हमारा फाइनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है ना, वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, इसको हमने कम करना है, परफॉर्मेंस को हमने अच्छा करना है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, बनाने के दौरान अगर आप उसके ऊपर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ऑन द टाइम आप उसके उसके ऊपर जो भी आपको इक़दाम करने हैं वो ऑन द टाइम करें, ना कि जब आप मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट चली जाए, कंपटीशन के दौर के अंदर आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर खराबियाँ आना शुरू हो जाए, कंप्लेन आना शुरू हो जाए, आपके ग्राहक आपको मतलब बार बार कंप्लेन करें, उसके बाद आप कोई एक्शन लें, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करें, तो क्या उसका नुकसान ये होगा कि मार्केट के अंदर आपका जो इमेज है ना वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे तो हो सकता है कि दूसरी दफ़ा लोग आपको चांस ही ना दें। तो इसलिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर आपको कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ी है तो आप कर लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कॉस्ट बियर आप कर रहे हैं तो मार्केट में आप अपना एक नाम बना लेंगे, तो देन अगर आपकी चीज़ महंगी भी होगी तो कस्टमर कहेगा नहीं कोई बात नहीं, ये मैं चीज़ ले लेता हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब जो फीडबैक है ना, कस्टमर फीडबैक आपके लिए वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर फीडबैक आप लेते हैं, उसके ऊपर आप अमल करते हैं, तो क्या होगा कि आपके कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है, आप इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, आप उसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, इनकी सेटिस्फेक्शन से भी मतलब ज़्यादा उनको तवक्कुआ से ज़्यादा भी आप उनको चीज़ें दे सकते हैं।
फिर कहता है क्वालिटी लॉस फंक्शन अलाउज द फाइनेंशियली डिसीजंस टू बी मेड एट द जो है ना डिज़ाइन स्टेज। वो कहता है कि आपने जो इसके अंदर लॉस फंक्शन के अंदर वो बात ये करना चाह रहा है कि आपने जो फाइनेंशियल डिज़ाइन अब डिसीजन लेते हैं ना, तो आपने डिज़ाइन जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तब आपने लेने होते हैं कि जब आपने जो कॉस्ट है ना उसको इंक्रीज़ करना है, टारगेट को आपने परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना है। तो उसमें आप जब भी आप डेवलपमेंट फेज के अंदर कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं ना, आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का जो वैल्यू इसके ऊपर जब आपने नज़र रखनी है ना, तब आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, आया कि जब ये यूज़र इसको यूज़ करेगा, आया कि वो उससे सेटिस्फाई होगा। अगर नहीं सेटिस्फाई होगा, उसके अंदर कोई मटेरियल का इशू है, अगर कोई उसके अंदर आपके डिज़ाइन का इशू है, तो अगर आप वो कॉस्टली भी है तो आप उसको कॉस्ट उसकी थोड़ी सी इंक्रीज भी होती है तो कर लें। अगर कॉस्ट इंक्रीज होने से आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, तो कस्टमर कभी भी वो इस चीज़ पे नहीं होता कि मैंने चीज़ ली है महंगी ली है, मगर बाकी जो इसके अंदर मार्केट के अंदर बाकी चीज़ें मिल रही है ना मुझे, मगर ये से 10 गुना या 20 गुना अच्छी है, तो मुझे जो पैसे ज़्यादा लगे उसका दुख नहीं होता। अगर वो पैसे ज़्यादा देकर चीज़ ऐसी ले ले जो मतलब उसकी क्वालिटी डाउन हो, तो क्या होगा कि फिर वो आपका जो कस्टमर है ना वो डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी थ्रू रिवर्स डिज़ाइन मेथडोलॉजी। जो ये रिवर्स डिज़ाइन के अंदर उन्होंने ये एक मेथड आपका एम्फसाइज किया है, क्वालिटी थ्रू रिवर्स डिज़ाइन, नॉट क्वालिटी थ्रू इंस्पेक्शन। वो कह रहा है कि इंस्पेक्शन के जरिए नहीं, रिवर्स जो हमारा डिज़ाइन है उसके जरिए हमने क्वालिटी की अप्रोच करनी है। ठीक है, उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर आपने 3 स्टेजेस दे दी हैं। एक सिस्टम डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कहता है इन्वॉल्व द क्रिएटिंग वर्किंग प्रोटोटाइप। कहता है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाने से पहले आप इसका एक सैंपल बना लें। प्रोटोटाइप एक डिज़ाइन बनाए, डिज़ाइन बनाने के बाद उसके ऊपर इंड्योरेंस टेस्ट करें। इंड्योरेंस टेस्ट मतलब आप जिस तरह कोई यूज़र होता है ना, करता है, आपने कोई भी चीज़ एक सैंपल लिया, सैंपल बनाने के बाद आपने अगर कोई मोबाइल है तो मोबाइल आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, ये थर्ड पर्सन को दें, आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, आप देखें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हीट अप तो नहीं हो रहा, इसके अंदर सिग्नल इश्यूज तो नहीं आ रहा, ये कैमरे के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा है, स्क्रीन के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, टच के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा। मतलब आपने जो प्रोटोटाइप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, फिर आप उसके ऊपर एंड्योरेंस टेस्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर डिज़ाइन। फिर आपने जो भी पैरामीटर सेट किए होते हैं उसके अंदर आपने जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपने वो देखने होते हैं कि आया कि प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो किस किस्म की है, किस तरह की जो प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन की है। फिर प्रोटोटाइप के बाद फिर आप जब उसको फंक्शनल करते हैं ना, लाइन पे लेके आते हैं, 10 20 50 100 पीस बनाते हैं। फिर 100 में से में देखते हैं कि 100 में से हमारे 100 पीस बने, 100 में से 2 खराब आ रहे हैं, 1 खराब आ रहा है, 10 खराब हो रहे हैं। परसेंटेज देखेंगे आपके अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम तो आ जाती है। कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ड्यूरिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग, कोई ना कोई आपको क्या लें प्रॉब्लम आती है। फिर आप जब उसको एनालाइज करते हैं कि मैंने जी स्टैटिकल टूल के जरिए 500 पीस बनाया, 500 पीस का डाटा लिया, आपने देखा जी डाटे में से हमें कोई 30 पीस हमें रिवर्क, जिसके ऊपर हमें रिवर्क करना पड़ रहा है, तो इस तरह का आपने पैरामीटर डिज़ाइन कर लेना है। फिर टॉलरेंस डिज़ाइन आ जाए। टॉलरेंस डिज़ाइन आता है कि आपने एक इसके अपर स्पेक लिमिट, लोअर स्पेक लिमिट, आपने इसके अंदर लिमिट सेट कर लेनी है। जी हमने कोई चीज़ बना रहे हैं, इसका ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके अंदर हमने ये टॉलरेंस दे दी है, इसके अंदर अपर स्पेक लिमिट दे दी है हमने, लोअर स्पेक लिमिट दे दी है, तो इसी के अंदर अंदर आपने चलना है। फिर ये दो तरह की अपर और लोअर आपकी ना स्पेक लिमिट्स हो सकती हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने ऊपर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये वाली तो एक स्टैंडर्ड है। कोई भी आपको इंजीनियरिंग डिजाइन ड्राइंग मिलेगी, ड्राइंग के अंदर 2 स्टैंडर्ड होते हैं, 6.0 है, 5.9 और 6. एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया, ये आपका स्टैंडर्ड है। मगर आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं, आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ले आए 5.95 पे ले आए, ठीक है, इधर आप ले आए जी 6.05 पे ले आए, ठीक है। तो आप अपना एक यहाँ पे बैरियर लगा दें, यहाँ पे और यहाँ पे आप 2 बैरियर लगा देंगे, तो कहेंगे जी आप जो भी आपका डिज़ाइनर है या आपका मैन्युफैक्चरर है उसको कहना कि आपने जो हमने ये डिज़ाइन की है अपर स्पेक लिमिट और लोअर स्पेक लिमिट है, या कस्टमर CSL कह सकते हैं जी, कस्टमर स्पेक लिमिट है, और कस्टमर लोअर स्पेक लिमिट है, कस्टमर अपर स्पेक लिमिट है। इसके ऊपर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो क्या होगा, अगर 6 से हम यहाँ तक भी आ जाते हैं, देन भी हम ये कह लें कि बाउंड्री लाइन पर नहीं जाएंगे। हमने अपनी एक स्पेक लिमिट डिज़ाइन कर ली है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, अगर हम उससे लिमिट से थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है, देन भी हमें मार्जिन मिल जाएगा, देन हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे डिफेक्ट में नहीं आएगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 उसने डिज़ाइन इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, ये नोगोची रिवर्स डिज़ाइन मेथोडोलॉजी अलाउज द डिज़ाइनर थ्रू द एक्सपेरिमेंट to determine which factors most affect product performance and which factors are अनइम्पोर्टेंट। कि मतलब उसने जो रिवर्स डिज़ाइन बनाया बेसिकली डिज़ाइनर के लिए बनाया। डिज़ाइनर जब एक्सपेरिमेंट करता है तो एक्सपेरिमेंट करने से उसको इस चीज़ की वजाहत हो जाती है कि जो मैंने परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्ट की मैं परफॉर्मेंस चाह रहा हूँ, आया कि
इन कामों से मुझे वो मिल सकती है, या आया कि इन कामों को छोड़ने से मिल सकती है। मतलब वो उसको एक वाज़िह पिक्चर मिल जाती है। अच्छा, उसके अंदर ना उसके रिवर्स डिज़ाइन किए कि ना उसने कुकीज़ के ऊपर एक एग्जांपल दिया है। आप कुकीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको वो आपको मिल गए हैं। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने कितनी उसके अंदर बनाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्लोर आपने कितना आटा डालना है, नंबर ऑफ एग्स कितने इसके अंदर डालने हैं, टेम्परेचर आपको बस कितना होना चाहिए, वो बटर बटर का टेम्परेचर कितना, हीट ऑफ ओवन ठीक है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, कुकिंग टाइम आपको उसका भी पता होना चाहिए, बेकिंग ट्रे मटेरियल उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब बेकिंग ट्रे भी आपका नॉन स्टिक हो सकती है जिससे आपका बेकिंग चिपके ना। तो वो कह रहा है कि जब विद तगोची रोबस्ट डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के अंदर आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो टेस्ट के दरमियान आपके पास काफ़ी ज़्यादा रेंज आएंगे, फैक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हाई लो ओवन टेम्परेचर, आपने एक तो ये देखना है कि आया कि आपने दो कुकीज़ बनाई हैं, एक कुकीज़ आपने हाई टेम्परेचर पे बना लिया, एक लो पे बना लिया, दोनों को आप टेस्ट करें, चेक करें, आया कि जो हाई पे ज़्यादा अच्छी थी या लो पे। फिर आपने मटरेट आपने एक मीडियम फ्लेम पे रख के बना के देख लेना, फिर भी आपको पता चल जाएगा। विद द लॉन्ग एंड शॉर्ट कुकीज़ टाइम ठीक है, एक तो उसने था हाई फ्लेम लो फ्लेम के ऊपर था, दूसरा फिर उसने क्या करनी है आपने इसे लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम, मतलब एक को आपने 2 मिनट दे दिए, एक को 5 मिनट दे दिए, इसके ऊपर भी कुछ आप दो चार कुकीज़ बना के देख लें। द कुकी रिजल्ट फ्रॉम ईच दीज ट्रायल वुड असेस्ड द क्वालिटी। फिर मतलब ये चीज़ें आपको कह लें कि उसकी जो असेसमेंट में मदद देती हैं। बेसिकली ये बस डिज़ाइन है उसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह कर रही होती है। तो फिर उसके बाद जब आप उसके अंदर मिक्सर कर रहे होते हैं ना, आप मिक्सिंग बना रहे होते हैं, फिर आपने इसमें ये भी हो सकता है कि फ्लोर की कितनी मकदार डालनी है, कितने अंडे इसके अंदर डालने हैं, ठीक है जी, तो बटर कितना डालना है, इन चीज़ों से भी आप बारी बारी ये मतलब हर दफ़ा कोई ना कोई चेंजिंग करके उसको नोट करनी, हर दफ़ा चेंजिंग करें। इसको स्टैटिकल डाटा कहते हैं। मतलब स्टैटिकल डाटा एनालिसिस होता है कि आपने एक या दो पे नहीं होता, आपने पहले 10 पीस बनाए, 10 पीस के अंदर कोई चेंजेस किए, कोई डाटा लिख लिया, फिर नेक्स्ट 20 पीस बनाए, फिर 10 20 पीस बनाए। मतलब एक टाइम आएगा कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। जब वो स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप उसको एसओपी बना लेंगे कि हमारा ये एसओपी है। जब आपने 10 किलो फ्लोर के अंदर इतनी मकदार में अंडे डालने हैं, इतनी मकदार में आपने बटर डालना है, इसको वेल मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ओवन के अंदर आपने ये वाली ट्रे आपने स्टैंडर्ड के तौर पर रख दी है। उसके बाद आपने कहा कि इसका ओवन का इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतने टाइम के लिए आपने कुकीज़ को कुक करना है। दैन फिर जो भी आपकी कुकीज़ बनेगी वो एक ही टेस्ट पे बनेगी, उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो जाएगी। उस काम को करने के लिए आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो रिवर्स डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह फिर आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड करने के बाद आपकी जो भी चीज़ बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो क्वालिटी जो है आपके कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई करेगी, बल्कि उनके लिए मतलब वो उसे इंजॉय करेंगे खाते हुए कि ये वाकई बहुत अच्छी जो चीज़ कुकीज़ बना के दी हैं। तो बेसिकली ये उसके अंदर एक्सप्लेन करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।